नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। दर्शकों, त्योहारों का मौसम चल रहा है और इसी बीच एक छोटी सी कहानी से कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहती हूं और ये कहानी दो बच्चियों की है। ये आपस में बात कर रही हैं। एक जो है बड़े एलीट क्लास से है, संभ्रांत वर्ग से है, और दूसरी जो है वो उस हाशिए से आती हैं जिसकी कभी कोई ख़ास बहुत चर्चा नहीं होती है। ये दोनों बच्चियां आपस में बात कर रही हैं और जो पहली बच्ची है वो कहती है कि ये त्यौहार बार बार क्यों आते हैं। तो अगले ने कहा कि त्यौहार बार बार इसलिए आते हैं ताकि जो घर से दूर रहते हैं वो घर वापस जा सके। तो सवाल आता है अगला कि क्या हर कोई घर वापस चला जाता है? तो उसने कहा कि नहीं, हर कोई नहीं जा पाता है। तो फिर अगला सवाल आता है, क्यों? उनका मन नहीं होता? तो सवाल का जवाब जो है ना वो आपका दिल छू जाएगा, और जवाब ये है कि मन तो होता है लेकिन बड़ों की इस दुनिया में मन के होने से कुछ नहीं होता है। और त्यौहार जो है ना ये खुशियाँ लेकर के आते हैं, लेकिन आँखों में ये मोटे मोटे आंसू भी लेकर के आते हैं जब आप घर से दूर होते हैं। और दिवाली पर आप घर नहीं जा पाए होंगे और शायद छठ पर भी आप घर ना आ रहे हों और इसी द्वंद में आप हों और इस समय आप हमें देख रहे हों, तो हो सकता है कि आपकी आंखों में आंसू आ रहे होंगे, आप इमोशनल हो रहे होंगे। और ये होना वाजिब है और बनता भी है, क्योंकि ये पर्व जो हैं, ये त्यौहार जो हैं वो हमारे दिल से जुड़े हुए हैं और जो चीज़ें दिल से जुड़ी हुई हैं वो ज़रा ज़्यादा छू जाती हैं, वो ज़रा ज़्यादा अफेक्ट कर जाती हैं। तो आज की बात इस कहानी के साथ, और आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज है चित्रगुप्त पूजा और साथ ही भाई दूज, और बड़ी अनूठी संस्कृति से हम आते हैं जहाँ चित्रगुप्त जी हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा कर रहे हैं, वहीं जो बहनें हैं वो आज के दिन भाइयों को खूब गालियाँ देती हैं, श्राप देती हैं, लेकिन उसी जिह्वा पर वो एक कांटा भी चुभाती हैं और साथ ही साथ फिर दुआ भी देती हैं कि इस भाई की खूब लंबी उम्र हो, भाई खूब दीर्घायु हो, भाई और भाभी खूब तरक्की करें और एक अच्छा जीवन जिएं। तो त्योहारों की चर्चा, त्योहारों की बात के साथ अब सुविचार की बात है, तो आइए देख लेते हैं क्या है आज का सुविचार। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगले चरण की तरफ जो बेहद ही ख़ास है, और इस चरण में हम आपका परिचय कराते हैं, और परिचय उनसे कराते हैं जो आपके और हमारे इसी समाज के प्रतिनिधि होते हैं, और उन्हीं में से आज एक को हमने चुना है जिनसे आज हम आपका परिचय कराने वाले हैं। जी हाँ, एक बड़े ही पैशनेट से व्यक्ति हैं, इतने पैशनेट कि पढ़ाई के दौरान ही उन्हें लगा कि पत्रकारिता से जुड़ना चाहिए और पत्रकारिता करनी चाहिए, मतलब हार्ड कोर जर्नलिज्म करने की उन्होंने सोची, और यही सोच करके वो इस तरफ आए और ऐसा आए कि 2 दशक से तकरीबन वो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हर रोज़ जब आप अखबार खोलते होंगे तो उनके शब्द जो हैं वो आपके सामने आते होंगे, उनकी रिपोर्ट्स आप पढ़ते होंगे, कई बार आप उनके नाम से भी, यानी जो उनकी बायलाइंस आती होंगी उनके वजह से भी आप उनको जानते होंगे और खूब जानते होंगे। तो उन्हीं से आज हम आपका परिचय करा रहे हैं, लेकिन वो पत्रकार तो हैं ही, साथ ही साथ वो कवि भी हैं, शायर भी हैं, यानी मल्टी फैसेटेड उनकी पूरी पर्सनालिटी है। और कहीं जो चीज़ें कभी छूट जाती हैं पत्रकारिता के जीवन में, वो कहीं ना कहीं पूरा कर देती है कविता या शायरी। तो आइए हम आज आपसे जिनको रूबरू करा रहे हैं वो बेहद ही ख़ास हैं, बहुत मुश्किल से समय निकाला है, हमारे इस कार्यक्रम तक पहुँचे हैं, तो उनका स्वागत कर लेते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं कुमार रजत जी, जो वरिष्ठ पत्रकार, कवि और शायर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुक्रिया रचना जी, और दूरदर्शन बिहार के सभी दर्शकों का अभिवादन और भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा की बधाई। चलिए, और बधाई के साथ और त्योहारों की हम चर्चा कर भी रहे थे शुरुआत में, हम थोड़ा आपके विषय में जानना चाहते हैं कि ये कहाँ से ये कीड़ा, ये कहाँ से ये पैशन आ गया कि अब मतलब जर्नलिज्म ही करना है और इसी क्षेत्र में आना है, क्योंकि आपने, मुझे लगता है जिस समय में शुरुआत की थी उस समय ये IIT और ख़ास करके नीट बहुत मैं कहूँगी कि बहुत चर्चित चीज़ें थी जिधर लोग जाना चाहते थे। उस दौर में आपने पत्रकारिता को क्यों चुना? देखिए, पत्रकार और शायर और लिखने वाला तो वही होता है जो लीक से हटकर चले। हाँ।
तो वो जो दौर था वो तो था ही आईआईटी और डॉक्टरी, ये सब तो एक इंजीनियरिंग का पैशन था, आईटी इंडस्ट्री ऊपर बढ़ रही थी, लेकिन वो एक दौर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी था, जब अखबारों से निकलकर समाचार जो है वो टीवी के पर्दे पर, जैसे दूरदर्शन है, और बड़े सारे एंकर्स आते थे और खबरें बताते थे, प्राइवेट चैनल्स कई थे। तो वो एक चैनल जो था वो एक दर्शकों को देखने का और अब खबरें बताने का, तो उसने आकर्षित किया कि ये जो मीडिया का क्षेत्र है वो बदल रहा है और इस तरफ जाया जा सकता है। और ख़ासकर मीडिया के प्रति इसलिए भी एक अट्रैक्शन था क्योंकि जिन लोगों को आप दूर से देखते हैं वो आप बतौर पत्रकार आप उनको करीब से जान सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों या कोई भी सेलिब्रिटी हो। तो एक ये आकर्षण था, एक पावर भी मिलता है मीडिया में, जो उस समय लगता था कि बहुत ज़्यादा पावर है। अब आपको उसकी लिमिटेशंस का भी पता है कि आपकी क्या बाउंडेशन है और आपकी क्या, आप कहाँ तक जा सकते हैं। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें थीं, तो उन सब चीज़ों ने आकर्षित किया पत्रकारिता की तरफ आने के लिए। लिखने का भी था कि अपनी चीज़ें, भावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, और ये कितना बड़ा माध्यम है। हम एक मास कम्युनिकेशन, एक मास मीडियम में बैठे हुए हैं कि आप कुछ भी बोले और एक बड़ी भीड़ तक, एक बड़े लोगों तक आपकी बात पहुंच सकती है, चाहे लिखकर या बोलकर। तो इन सब चीज़ों ने आकर्षित किया कि हम दुनिया को अपनी भावनाएं बता सकते हैं, अपनी चीज़ें बता सकते हैं। तो इस कारण मैं पत्रकारिता की तरफ आया और फिर एक सफ़र जो है वो अब तक चल रहा है। जी जी। और जिस दौर की आप चर्चा कर रहे हैं, और मैंने आईआईटी या फिर नीट की चर्चा इस वजह से क्योंकि बिहारी घरों में यही है कि अगर आप इससे हट करके कुछ करते हैं तो उसका एक्सेप्टेंस ज़रा कम मिलता है आपको, और आपने उस दौरान चीज़ें शुरू की। लेकिन ये खेल पत्रकारिता से करियर की शुरुआत करने की क्या वजह रही? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जब मैं पत्रकारिता की तरफ आया तो मैं पढ़ाई कर रहा था, मतलब ग्रेजुएशन कर रहा था मैं। तो डिग्री तो कुछ थी नहीं कि बाकायदा मुझे एंट्री मिले बड़े संस्थानों में। तो कोशिश थी कि किसी तरीके से, मतलब इंतज़ार जो होता है वो इंतज़ार नहीं था कि किस तरह से कोर्स पूरा कर लूँ उसके बाद पत्रकारिता में आऊँ। तो लगा कि किसी तरह से जाना है, कैसे करें। उसी बीच एक संस्थान जो है वो नया अखबार जो है बिहार में ओपन हो रहा था, तो मुझे लगा कि उसका विज्ञापन देखा मैंने, तो मुझे लगा कि इसमें जाया जा सकता है। तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि आप वहाँ क्या लिख कर दे सकते हैं, कैसे इंटरव्यू होता है, क्या होता है, वो जानकारी नहीं थी। लेकिन क्योंकि हम क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन थे, मतलब हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारी एक टीम थी, भाई थे, तो हम लोग खूब क्रिकेट खेलते थे। सचिन तेंदुलकर का एरा था वो पिक का, तो बहुत सारा क्रिकेट देखते थे। तो मैंने सोचा, और अखबार जब आता था तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट पेज नहीं देखते थे, तो स्पोर्ट्स का पन्ना देखते थे। अखबार पीछे से खोलते थे। पीछे से स्पोर्ट्स का पेज हम लोग का फर्स्ट फ्रंट पेज होता था। तो मुझे लगा कि अगर मैं जा रहा हूँ उस अखबार में इंटरव्यू देने या अपनी बात सीवी देने, एक तरह से कह लीजिए रिज्यूमे देने जा रहा हूँ, तो उसके साथ एक पीस भी, आर्टिकल एक लिख के जाना चाहिए। तो आर्टिकल क्या दूं? तो मुझे पता नहीं था। उसके पहले एक दिन पहले इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, वनडे इंटरनेशनल, तो मैंने उसी की रिपोर्टिंग जो है अपने स्तर से रात भर बैठ के, जैसे मैच चल रहा है वैसे मैंने रिपोर्टिंग कर दी, स्कोर बोर्ड वगैरह सब जैसे अखबार में छपता है वो मैं लेकर गया, पैकेज बनाया। हाँ, पूरा पैकेज बनाकर। तो जो सर थे वहाँ, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो दिल्ली, मुझे मालूम नहीं था, ये तो एजेंसी से भी मिल जाएगी ये खबर, ये तो नई दिल्ली में मैच हुआ, वहाँ एजेंसी से आ जाएगी, तो तुमने ये कैसे लिखा? हम बताया कि मैंने टीवी पे देख के लिखा। तो वो बड़े प्रभावित हुए। और बाकी बिहार में उस समय स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में ऐसा था भी नहीं कि किसको दिया जाए क्या, तो वो एक जगह खाली थी। तो मुझसे पूछा गया कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करोगे? मुझे लगा अच्छा है। तो फिर मैंने उसको स्वीकार कर लिया। मुझे लगा कि इसके बारे में ही जानता हूँ, पत्रकारिता की पढ़ाई तो की नहीं है, इसके बारे में जानता हूँ, स्पोर्ट्स के बारे में। फिर यहाँ से एक स्पोर्ट्स पत्रकारिता की शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ता गया। फिर आर्ट एंड कल्चर की तरफ मेरी रुचि थी, वहाँ गया। फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह इन सब चीज़ों की पत्रकारिता जारी रही। तो आपने अलग अलग संस्थानों के साथ काम किया है। 2006 से जब आपने शुरुआत की है तो अब तक तो आप कई सारे पदों पर भी रहे हैं। तो इन सारे पदों पर रहने की क्या चुनौतियां रही हैं और क्या संभावनाएं अभी भी आप देखते हैं इसमें? चुनौती तो बहुत थी। जैसे मैंने बताया कि कोई डिग्री थी नहीं मेरे पास, लेकिन रॉ था मैं। तो बतौर पत्रकार जब शुरू किया खेल पत्रकार के रूप में, तो छोटे अखबारों में, तो वहाँ पे तो बड़ी, खासकर बिहार ऐसा स्टेट है कि यहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी खबरें जो हैं, सिटी की खबरें हैं या बाकी खबरें, वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो मेरी स्पोर्ट्स की खबर जो मैं खबर लिख के दूँ, उस समय टाइपिंग होता था, टाइप करना पड़ता था। तो वो टाइप करने वाले टाइप ही नहीं करते, बोलते कि बाकी बड़ी बड़ी खबरें पहले हैं यार, स्पोर्ट्स का कौन पढ़ता है। तो मैंने सोचा कि यहाँ से मुझे स्विच करना होगा, क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का वो क्रेज़ अखबार में, मतलब वो जगह मिल नहीं पा रही है। तो फिर मैंने धीरे धीरे दूसरी तरफ शिफ्ट किया।
फिर जब लोगों को आर्टिकल पसंद आने लगे तो फिर धीरे धीरे मेरी एक पहचान संस्थान में भी बनने लगी। जो चुनौती की बात है तो सबसे बड़ी चुनौती थी टीम लीड करने की। जैसा मैंने जागरण सिटी और फिर चीफ रिपोर्टर की भूमिका में रहा जी। तो जिस समय मैं चीफ रिपोर्टर बना तो मेरी टीम में जो लोग थे जिनकी खबरें मैं पढ़ता था वो मेरे टीम में थे। मतलब मुझसे उम्र में 10 साल 15 साल बड़े, जिनकी खबरों को अखबार में पढ़कर मैंने पत्रकारिता सीखी, आकर्षित हुआ उनके प्रति। उन लोगों को लीड करना तो ये एक बड़ी चुनौती थी। हालांकि उनका सहयोग मिला, जो बड़े लोग थे तो उन लोगों का सपोर्ट मिला और फिर वहाँ से चीज़ें धीरे धीरे मैंने सीखी, कैसे टीम लीड की जा सकती है, कैसे चीज़ें की जा सकती है, कैसे प्लानिंग होता है एक अखबार का। अगर आप 4 पेज के इंचार्ज हैं तो उस 4 पेज में कैसे जाएगा वो पूरा पैकेज, कैसे जाएगा। तो ये सारी चुनौतियाँ थी। आप कुछ ना कुछ सीखते ही हैं पत्रकारिता में, हर दिन कुछ ना कुछ सीखना होता है। तो वो सीखने का सफ़र जो है वो जारी है और अब तक चल रहा है। मैं आपके कुछ कॉलम्स का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी। पटना बदल रहा है, हर घर कुछ कहता है, इमारत की इबादत, और इस तरीके के कॉलम्स लिखने की फिर कहाँ से प्रेरणा मिली? क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, फिर आप जैसा कि आपने कहा कि आप आर्ट एंड कल्चर की तरफ बढ़े, फिर तो जितने भी बीट्स मिलते जाते हैं सब आदमी करता ही है। लेकिन ये जो एक अलग से जो आपने लिखना शुरू किया, खासकर कॉलम्स, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये सबसे अच्छा सवाल मुझे आपका लगा क्योंकि ये पटना शहर जो है ना वो मुझे बहुत प्यारा है। और जब मैं बचपन का पटना देखता हूँ, और खासकर मेरा नानी घर जो है वो पटना में ही है, कदम कुआं के इलाके में। अच्छा। तो जब मैं वहाँ जाता था तो वहाँ पुराने घर जो है कदम कुआं का, जिसमें जजेस कोठी है और बाकी कोई लाल कोठी है, तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत आकर्षित करती थी। तो फिर जब समय के साथ जब मैं जैसे से बड़ा होने लगा, शहर जैसे से विकसित होने लगा, तो वो इमारतें जो हैं वो धीरे धीरे ज़मींदोज़ होने लगी। उसकी जगह नई इमारतें खड़ी होने लगी और शहर का नक्शा जो है, चेहरा जो है वो बदलने लगा। तो वो मुझे कहीं ना कहीं खटका कि ये शहर यार इतना अच्छा है, इसमें बाकी चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। विकास जरूरी है लेकिन वो भी एक चीज़ें धीरे धीरे बदल रही है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, हेरिटेज को संभाल करके रखना है। फिर मैं स्टेशन की तरफ जाता तो जीपीओ बिल्डिंग, तो मतलब पुरानी चीज़ें आकर्षित करती। कहीं ना कहीं लगता कि हम वहाँ खड़े हैं तो अंग्रेज़ों का ज़माने का पटना कैसा होगा। अगर आप सचिवालय में, अभी भी मैं जाता हूँ सचिवालय में, तो उसकी सीढ़ियों पर, उसकी दीवारों को, उसकी छत को बहुत ध्यान से देखता हूँ। लगता है कि अरे अंग्रेजों के 100 साल पहले भी ये चीज़ें इसी तरीके से होंगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे प्रभावित करती हैं। मुझे लगा कि इस पर कुछ करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तो फिर मैंने एक शुरू किया कॉलम, हर घर कुछ कहता है। उसमें था कि जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं जो 100 साल से अधिक पुरानी हैं, अच्छा। उन सारी इमारतों के बारे में, उन सारी घरों के बारे में बताया जाना चाहिए कि क्या है वो घर, कैसे बना, वहाँ लोग जो रहते हैं, जहाँ पे अभी इतनी अच्छी अच्छी इमारतें बन रही हैं, उनके पास भी तो होगा कि इसको तोड़ के नया घर बना लें, वो क्यों नहीं बना रहे हैं। तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। पटना सिटी के इलाके में और पुराने पटना के इलाके में मैं गया और वहाँ बहुत सारी सीरीज़ की, बहुत सारी रोचक कहानियाँ मिली कि कैसे 1 रुपये उनका किराया था, एक घर मिला जिसकी सीढ़ियाँ जो है वो गंगा में उतरती हैं। अच्छा। तो बहुत सारी कई घर मिले जिसमें हमारे पुराने प्रधानमंत्री और गांधी जी ये सब लोग आए थे। तो कई चीज़ें थी। दरभंगा हाउस, उस पर भी मैंने स्टोरी की, दरभंगा हाउस कैसे बना, राजा ब्लॉक, रानी ब्लॉक, उसके बनने की कहानी। तो ये सारी चीज़ें मुझे आकर्षित करती थी। तो मैंने सोचा कि इसको अखबार में, और अखबार का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे जगह दी, तो इसको मैंने कंप्लीट किया। उसी तरह से एक पैकेज था पटना बदल रहा है, कि पटना में कैसे बदलाव हुए पिछले 100 सालों में। पटना में कभी ट्राम चला करता था 1912 ईस्वी में, 1902 ईस्वी तक, तो सब्जी बाग के इलाके में। तो मुझे उसकी जानकारी मिली। तो मैंने अलग अलग चीज़ों में, पटना में, बिहार में 1800 ईस्वी में इंजीनियरिंग कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज था। तो ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगी कि कैसे शिक्षा की शुरुआत हुई, ट्रांसपोर्ट का मीडियम 100 साल पहले कैसा था, सुपरमार्केट 100 साल पहले थे, गोल मार्केट था। तो ये सारी चीज़ों को मैंने, पहला पेट्रोल पंप कौन सा था बिहार का, पटना का, तो गांधी मैदान के पास का जो पेट्रोल पंप है, पहला स्कूल कौन सा था। तो ये सारी चीज़ें, तो उसमें कुछ किताबें, कुछ लाइब्रेरी, कुछ आर्काइव की मदद ली। तो एक इससे क्या हुआ कि एक रिसर्च भी हो गया, एक मेरे पास एक जानकारी भी आई और मैंने लोगों को भी देने की कोशिश की और उससे बहुत पसंद भी किया गया। और मुझे लगता है कि मेरे पत्रकारिता जीवन में 20 साल में मैंने जो कुछ अच्छा किया पत्रकारिता में, तो ये जो पटना पे जो मैंने कुछ लेखन किया, कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, वही। जी, यानी अजीमाबाद से पटना तक का ये जो पूरा सफ़र है, उसको आपने समेटने की कोशिश की है अपने इन आर्टिकल्स के माध्यम से। अब थोड़ा जानना चाहते हैं, आपकी शायरी और कविता की तरफ बढ़ना चाहते हैं कि उसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या कोई कमी खल रही थी अखबार में? क्योंकि अखबार में तो अच्छा स्पेस मिल रहा था और शब्द भी थे, विचार भी आ रहे थे, सबको आप रख भी पा रहे थे, फिर कविता की ज़रूरत क्यों पड़ गई?
कविता की ज़रूरत ऐसे पड़ी कि जब आप अपने शहर में होते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, फैमिली होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो समय मिल नहीं पाता है। हाँ। आप रोज़ ऑफिस घर ये सारी चीज़ें चलते रहती हैं। कुछ समय के लिए मैं मुजफ्फरपुर शिफ्ट हुआ था, मेरा ट्रांसफ़र हुआ था अखबार के लिए। तो जब मैं वहाँ रहा तो मुझे वहाँ अकेले रहना था। तो यहाँ तो घर पे थे, टीवी चला लिया और बाकी दोस्त यार हैं, फैमिली हैं, भाई हैं, बातचीत हो रही है। वहाँ जब मुझे अकेले समय मिला तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे रात के समय जब मैं बुक्स पढ़ता था या टाइम पास करने के लिए कि क्या करूँ, नींद, अखबार का रात का ड्यूटी है, तो उस समय मुझे लगा कि कुछ लिखना चाहिए। तो उस समय एक हुआ कि अपने एक्सप्रेशंस जो हैं मैं इस ओर भी शेयर कर सकता हूँ। उसके पहले मैं कुछ भी नहीं लिखता था। मैं ये बता रहा हूँ कहानी आपको 2011-12 की। उसके पहले मैंने कोई कविता लिखी नहीं थी, पढ़ता ज़रूर था, लिखी नहीं थी। तो फिर वहाँ से लगा कि कुछ लिखना चाहिए, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई लिखने की। लगा कि अपने संघर्ष के बारे में कुछ लिखूं या पत्रकारिता के बारे में कुछ लिखूं। तो इन सब चीज़ों से शुरुआत हुई धीरे धीरे लिखने की। और फिर लोगों ने सराहना शुरू किया, जो एक क्लोज फ्रेंड सर्किल होता है, बाकी लोगों को तो नहीं बता सकते आप हैं। किसी ने डायरी पलट ली तो लोगों ने कहा कि नहीं अच्छा लिख रहे हो, इसको और अच्छा करो। हाँ। फिर वहाँ से धीरे धीरे लिखने की शुरुआत हुई और इस तरह से आगे चल रहा है। हम ये थोड़ा समझना चाहते हैं कि चूँकि मैंने चर्चा पहले भी की कि पत्रकार जो हैं उनके पास सारी चीज़ें हैं, शब्द हैं, विचार हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके अंतर मन में जो चीज़ें चल रही हैं कई बार वो उसको बाहर नहीं ला पाते हैं। आपकी एक कविता है जो बड़ी फेमस है और खूब वायरल भी हुई है, ये छठ ज़रूरी है। ज़रा वो कविता आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे और जानना चाहेंगे उसके बारे में भी। शुक्रिया। ये छठ ज़रूरी है, अभी छठ आने वाली भी है छठ, तो इसका भी लगभग 10 साल हो गया। तो ये छठ ज़रूरी है छठ घाट पे ही लिखी गई है। और ये भी मैंने सोच कर नहीं लिखा। छठ का समय चल रहा था और सुबह का अर्घ्य का समय था, और वहाँ जो मैंने सीन देखा छठ घाट पर, पटना के छठ घाट पर मैंने जो सीन देखा, एक माँ जो है वो अर्घ्य दे रही थी और मैंने देखा कि एक बच्चा जो है उसका शायद बेटा होगा उनका, वो ट्रेन से ही शायद या कहीं बाहर रहता है, वो बैग लेके सीधे घाट पे पहुँचा। हाँ। और उसकी माँ अर्घ्य दे रही है और देखिए मुझे अभी भी गूज़बम्स हो रहे हैं, और वो रो रही है अर्घ्य देते हुए अपने बच्चे को देखकर। तो मैं उस समय, मेरी मामी छठ करती थी, वो भी अर्घ्य दे रही थी, तो मैं वहाँ से अर्घ्य से कुछ हट गया। अचानक से मुझे लगा कि कुछ यहाँ लिखना चाहिए और मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी। तो मैं थोड़ा सा 10 कदम पीछे आया और मैंने वहीं पर, आप विश्वास नहीं करेंगे कि 10 मैक्सिमम 8 से 10 मिनट में मैंने ये लिख दिया पीस, जो भी मेरे दिमाग में आता गया। अब कैसे लिखा गया, जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे खुद लगता है कि ये सारे शब्द मेरे तो नहीं हैं। हाँ। मतलब भावनाएं इतनी प्रबल थी कि वो चीज़ें लिखती चली गई और फिर लोगों ने उसको बहुत सराहा। पहले साल ही बहुत वायरल हुई और उसके बाद हर साल वायरल होती ही गई। मैं पढ़ देता हूँ दर्शकों के लिए कि ये छठ क्या है, छठ की महिमा क्या है। कि ये छठ ज़रूरी है धर्म के लिए नहीं समाज के लिए। ये छठ ज़रूरी है धर्म के लिए नहीं समाज के लिए, हम आप के लिए जो अपनी जड़ों से कट रहे हैं। ये छठ ज़रूरी है उन बेटों के लिए जिनके घर लौटने का ये बहाना है। उस माँ के लिए जिसे अपनी संतान को देखे महीनों हो जाते हैं, और उस परिवार के लिए जो टुकड़ों में बट गया है। ये छठ ज़रूरी है उस नई पौध के लिए जिसे नहीं पता कि 2 कमरों से बड़ा घर भी होता है, उनके लिए जिन्होंने नदियों को सिर्फ किताबों में देखा है। ये छठ ज़रूरी है उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए जो समानता की वकालत करता है, जो बताता है कि बिना पुरोहित भी पूजा हो सकती है, और जो सिर्फ उगते सूरज को नहीं डूबते सूरज को भी सलाम करता है। और ये छठ ज़रूरी है गागर नींबू और सुथनी जैसे फलों को जिंदा रखने के लिए, सूप और दौरा बनाने वालों के लिए, ये बताने के लिए कि इस समाज में उनका भी महत्व है। ये छठ ज़रूरी है उन दम्भी पुरुषों के लिए जो नारी को कमज़ोर समझते हैं। ये छठ ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी। अरे क्या बात है। और मुझे लगता है कि ये उपहार जैसा हो गया हमारे दर्शकों के लिए ये कविता। एक और कविता की चर्चा हम ज़रूर करना चाहेंगे, हम लोग थोड़े लालची किस्म के लोग हैं। आपकी पलायन पर एक कविता है जो वो भी बड़ी प्रचलित है और बड़ी फेमस है, और छठ वाली कविता के बारे में आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ मैं अपने दर्शकों को, ख़ास करके कि जापान में अर्घ देते समय ये कविता पढ़ी गई। कई सारे मुख्यमंत्रियों ने इस कविता को रीपोस्ट किया है, अपने अपने वॉल पर उसको शेयर किया है, सोशल मीडिया पर ये बड़ी वायरल रही है। तो अगर आपको कभी नहीं मिली है उनसे तो आपने आज रूबरू सुन ही लिया, लेकिन आप उसको सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं, वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। अब पलायन पर आते हैं। बड़ी गंभीर समस्या है अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो। इस कविता
का भाव कहाँ से आया और कैसे इसको लिखा, और वो ज़रा सुनाइए भी। हाँ, सुनाऊंगा। हाँ। कविता का भाव वही समाज से ही आप उठाते हैं। वही जब मैं अपना पटना बदल रहा है सीरीज कर रहा था, जब मैं गया तो मैंने देखा कि बड़ी बड़ी हवेलियाँ और बड़े बड़े घर जो हैं वो खाली पड़े हैं। वहाँ बूढ़े माँ बाप अकेले बैठे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो मुझे वहाँ पे भाव आया कि ये पलायन कितनी बड़ी त्रासदी आज के समय की है, और ये ना सिर्फ बिहार और पटना की, हर शहर में पलायन अपने स्तर से। बिहार में कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हर जगह ये पलायन है। और उसी समय मेरा भाई भी, जैसा आपने कहा कि बिहार के लोग या तो IAS IPS या IIT इंजीनियरिंग करते हैं, तो वो NIT पढ़ने के लिए बाहर गया। 3 भाई हैं, 2 भाई तो हम लोग यहीं रहे। तो जब वो भाई गया तो मुझे लगा कि अब ये भाई जो गया है वो लौट के तो आने वाला नहीं है। वो इंजीनियरिंग करेगा, फिर उसी मेट्रो सिटीज़ में रह जाएगा, और वैसा हुआ भी। अभी वो हैदराबाद में है। तो उसी समय मुझे ये कविता, मुझे लगा कि ये लिखनी चाहिए, ये बाकी बिहारियों का भी दर्द है और हर माँ बाप का दर्द है। हाँ। तो वो कविता मैंने लिखी और उसको भी बहुत सराहा गया। मैं पढ़ देता हूँ दर्शकों के लिए कि पहले होती थी विदा बेटियाँ। देखिए, मैं इसमें एक बात कहता हूँ कि बिहार में बेटियों की विदाई तो होती है, बेटों की विदाई भी होती है, और वो चुपचाप होती है। बेटियों की विदाई तो कार्ड छप के हो जाती है, लेकिन बेटों की विदाई जो होती है वो 10वीं 12वीं का मार्कशीट जो होता है वो उसकी विदाई का कार्ड होता है। वो अपने माँ बाबूजी का पैर छूते हैं और कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ एग्जाम देने या इंटरव्यू देने या 12वीं करने, फिर वो लौट के आते नहीं, वापसी नहीं हो पाती, वापसी नहीं होती। वहीं से है कि पहले होती थी विदा बेटियां, अब बेटे भी होते हैं। इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले होते हैं। ऐ दिल्ली बम्बे रहने वालों तुम पैसे लाख कमाते हो, ऐ दिल्ली बम्बे रहने वालों तुम पैसे लाख कमाते हो। कभी दोस्त वोस्त, कभी प्यार व्यार, चाहे जितना इतराते हो। आकर देखो, आकर देखो, पटना आरा छपरा में क्या क्या छूट गया। इस पैसे वैसे के चक्कर में घर संसार तुम्हारा टूट गया। छत आंगन कमरा बिस्तर सब सामान तुम्हारे रोते हैं। इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले होते हैं। क्या बात। और होली रंगों से होती थी। बिहार में बच्चे होली या छठ ज़्यादातर इन्हीं समय आते हैं। हाँ। होली रंगों से होती थी, अब तेरे आने से होती है। तू जब भी नहीं घर आता है, माँ भर भर आंसू रोती है। और बिन बच्चों के घर पर कोई इतवार नहीं होता। तुम तो वीकेंड मनाते हो, यहाँ कोई त्योहार नहीं होता। कैसे बीता बचपन घर में, यादों के कांटे बोते हैं। इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले होते हैं। ये कविता यहीं तक थी। हाँ। और मुझे लगा कि ये कविता पूरी है। अच्छा। फिर बच्चों ने कहा कि सर आपने कविता तो बहुत अच्छी लिखी, बच्चों ने कहा मुझे सोशल मीडिया पे, लेकिन इसका समाधान भी बताइए। अच्छा। समाधान देना भी कवि का काम है। तो ये कविता तो मैंने एक रात में लिख दी, लेकिन इसका समाधान देने में मुझे कई रातें लगी। तो मैंने सोचा क्या लिखूं, जाना भी जरूरी है। तो फिर मैंने आखिरी की 4 पंक्तियां समाधान की जोड़ी कि माना पैसा बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, कि माना पैसा बहुत जरूरी है, बाहर जाना मजबूरी है। माना पैसा बहुत जरूरी है, बाहर जाना मजबूरी है। पटना से दिल्ली दूर नहीं, तुम ना आओ ये दूरी है। पटना से दिल्ली दूर नहीं, तुम ना आओ ये दूरी है। आकर देखो, आकर देखो, बूढ़े तन मन उम्र वो कैसे ढोते हैं। इस पैसे वाली दुनिया में माँ बाप अकेले होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और मुझे लगता है कि ये गूज़बम्स आ रहे होंगे बहुत सारे लोगों को। और ये जो समय है ना त्योहारों का, इस समय अगर इस तरीके की कोई कविता सुन लेते हैं तो मन अंदर से और दुखी हो जाता है कि हम कैसे अपने रूट्स से दूर होते जा रहे हैं। थोड़ा ये भी समझना चाहते हैं कि ये जो कुमार रजत हैं, ये कवि पहले हैं या पत्रकार पहले हैं, और कैसे इन दोनों के बीच में वो सामंजस्य बनाते हैं? देखिए, कुमार रजत जो हैं वो एक्सप्रेसिव हैं। अब किस मीडियम कोई भी हो। अच्छा। जब मैं सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में रहता हूँ तो मैं पत्रकार रहता हूँ। वो कवि कुमार रजत और शायर कुमार रजत कहीं पीछे होता है। लेकिन जब मैं अखबार की नौकरी से निकलता हूँ तो जो चीज़ें अखबार में नहीं लिख पाता हूँ, उसका एक लिमिटेशन, उसका एक दायरा है, उसका एक फॉर्मेट है। ऑब्वियसली। हाँ। उस फॉर्मेट में जो चीज़ें नहीं आ पाती हैं, तो मुझे लगता है कि वो बतौर कवि, बतौर शायर मैं लिख सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो फिर वो चीज़ें वहाँ लिखी और पढ़ी जाती हैं। लेकिन मुझे दोनों ही बहुत प्रिय हैं भूमिका मेरी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक आशीर्वाद मैं मानता हूँ कि अगर आपकी जो फीलिंग्स है आप लोगों को बता सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपकी बात लोग सराह रहे हैं, सबसे बड़ी बात होती है कि जो मैं लिखना चाहता हूँ बतौर पत्रकार या बतौर कवि, हाँ। अगर वो किसी लोग तक पहुँचती है, जैसे आपने कहा कि गूज़बम्स की बात, मैं कई कवि सम्मेलनों में जाता हूँ और जब मैं ये कविता पढ़ता हूँ, बहुत गंभीर कविता है, कवि सम्मेलनों के मंच पर हास्य ज़्यादा प्रभावी है। हाँ। तो लेकिन जब मैं यह कविता पढ़ता हूँ और जब मुझे कोई बूढ़ी माँ
कोई आंटी दिखती हैं या कोई अंकल दिखते हैं जिनकी आंखों से आंसू बहते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा आशीर्वाद और इससे बड़ा तोहफा किसी लिखने वाले को नहीं मिल सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। उसी तरीके से जब मैं आर्टिकल लिखता हूँ, जैसे पटना पे मैंने लिखा, और जब मेरे ऑफिस में एक बूढ़े अंकल आए और वो मिठाई जो है काला जामुन लाया था उन्होंने, अच्छा। मुझे अभी भी याद है घड़े में, कि मुझे अपने स्कूल के ज़माने की याद आ गई। और तो मुझे अभी तक मुझे बस वही मिला, ऐसा नहीं कि मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स को मिला, मुझे बस एक आर्टिकल पे वो अंकल आए थे कुमार रजत को ढूंढते हुए मिठाई लेकर। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है बिल्कुल कि एक्सप्रेसिव कुमार रजत जो है वो, चाहे वो कवि हो या पत्रकार हो, उनको मिलता है। तो ये दोनों ही मुझे प्रिय हैं, ये भूमिकाएं। भले पैसे आप कितने भी कमा लें, लेकिन ये उपहार और ये जो गिफ्ट्स हैं ये आप लाइफ लॉन्ग चेरिश करते हैं। अब थोड़ा आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि आप कविता तो कर रहे हैं, ये शायरी कहाँ से आ गई? क्योंकि शायरी बिल्कुल अलग एक जॉनरा हो जाता है जिसमें आप बड़ा मीटर वीटर मिलाने लगते हैं और स्केल पे चलने लगते हैं। तो ये शायरी कहाँ से आई, और कुछ शायरी आपसे सुनना भी चाहेंगे। शायरी कवि से शायर में आने का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। हाँ। और कविता तो आप कह देते हैं, जैसे ये छठ ज़रूरी है कविता, ये मुक्त छंद कविता है, इसमें मीटर का कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं लिख रहा था, जैसे मैंने बोला कि जब रॉ आप होते हैं, मैंने लिख रहा था तो मुझे कई दोस्तों ने बताया कि शायरी का एक मीटर होता है, उसका एक बहर उसकी एक होती है, उस बहर में ही आपको लिखना होता है। और वो बहर ऐसी होती है कि पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक 1 मीटर में, एक बहर में हर चीज़ आपको कहना होता है। बहुत मुश्किल, बहुत पाबंद वो चीज़ होती है। तो जब मुझे बताया गया तो पहले तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ, बहुत उदास हुआ कि मेरी जितनी पीछे की चीज़ें लिखी थी वो सारी ख़त्म हो गई। तो 1-2 साल लगा मुझे ट्रांसफॉर्मेशन में, फिर मैंने उसको पढ़ा। अच्छा। इंटरनेट मीडिया पर, और 2-2.5 साल लगे मुझे उस बहर, उस मीटर को समझने में। और इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े शायर भी कह के गए हैं कि अगर मीटर, देखिए अगर आप पढ़ते हैं ना, कहा जाता है कि आप 1000 पन्ने पढ़े तब आप 1 पन्ना लिखिए, और जब 100 पन्ने लिख दे तो फिर उसमें से 99 पन्ने फाड़ दें और फिर 1 पन्ना बचा कर रखें। अच्छा। तब आप बतौर राइटर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो उसके लिए पढ़ना बहुत पड़ता है। तो मुझे जो है, मेरे जो प्रिय शायर हैं बशीर बद्र, अहमद फराज, राहत इंदौरी, मैं इन लोगों को बहुत पढ़ा। तो वहाँ से भी मेरे जहन में मीटर जो है वो आना शुरू हुआ कि ये मीटर होता है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। और फिर शायरी की तरफ रुझान बढ़ा, और शायरी इसलिए भी बढ़ा क्योंकि शायरी में 2 पंक्तियों में आप शायर कोई बात कह सकता है, और सबसे अधिक कोट की जाती है। जैसे अभी मैंने जो पत्रकारिता की बात की कि एक शायर का शेर मुझे याद आ रहा है कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। हाँ। तो ये 2 चीज़, आपको बहुत बड़ी बात कहने की ज़रूरत नहीं है, शायर ने 2 लफ्ज़ों में जो है वो बात कह दी। तो मुझे ये बहुत आकर्षित किया, मुझे लगा कि इसकी तरफ भी जाना चाहिए। तो फिर मैंने शायरी में शुरुआत की, फूटी फूटी शायरी से शुरू हुआ, फिर बहर में आया, और फिर लोगों ने उसको भी पसंद किया। हाँ। तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा शायरी, तो चल रहा है शायरी का भी। हाँ। कुछ सुनाएंगे? सुना देता हूँ। पहले एक मुक्तक से शुरू करता हूँ कि तेरी याद पत्थर मेरा दिल निशाना है। अरे वाह। तेरी याद पत्थर मेरा दिल निशाना है कि पहली छुअन में इसे टूट जाना है। अरे वाह। तेरी याद पत्थर मेरा दिल निशाना है कि पहली छुअन में इसे टूट जाना है, और तेरा हिज्र जाने जा यूं ही भुलाना है, रफ़ी की आवाज़ है, साहिर का गाना है। क्या बात है। एक गज़ल जो मुझे बहुत प्रिय है और बहुत सराही गई कि सब जख्म कहाँ आंसू से भर पाते हैं। देखिए मेरी थोड़ी सैडिस्ट होती है, तो अब सैडिस्ट कह लें या फीलिंग कह लें, वो जो ज़्यादा हावी है मुझ पे। हाँ। कि सब जख्म कहाँ आंसू से भर पाते हैं, पानी से तो पेड़ हरे हो जाते हैं। सब जख्म कहाँ आंसू से भर पाते हैं, पानी से तो पेड़ हरे हो जाते हैं, और एक ये आदत माँ की याद दिलाती है। एक ये आदत माँ की याद दिलाती है, जब भी घर से निकलो कहना आते हैं, जब भी घर से निकलो कहना आते हैं, और लोगों को लगता है कि हम शायर हैं, लोगों को लगता है कि हम शायर हैं, हम बस सबके मन की पीड़ा गाते हैं, हम बस सबके मन की पीड़ा गाते हैं, और जिंदा रहने वालों की तारीफ करो, जिंदा रहने वालों की तारीफ करो, मरने पर तो सब अच्छे हो जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। और चूंकि समय अभाव है हमारे पास, नहीं तो ये सिलसिला तो हम ऐसे जारी ही रख सकते हैं, लेकिन मीनवाइल एक और बात जानना चाहती हूँ कि जब आपको सम्मान मिलता है तो कैसा लगता है, और वो कितना बड़ा प्रोत्साहन है? वो बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। जैसे मैंने कहा कि सम्मान तो मिले
तो सम्मान कई रूप में हो सकता है। एक तो अवार्ड आपको मिलता है, तो वो घड़े वाला गुलाब जामुन ही सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है ना? हाँ, तो वो आंसू, वो घड़ा, वो भी सम्मान है। सम्मान बहुत जरूरी है लिखने वाले, और लिखने वालों के लिए नहीं, मैं कहता हूँ कि जो भी संघर्ष कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, अगर उनके काम को सराहा जाता है, प्रोत्साहन मिलती है तो अच्छा, तो वो एक स्याही का काम करता है। ऐसा लगता है कि कलम में फिर से किसी ने स्याही भर दी है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और हर लिखने वाले को, हर काम करने वाले को, जो भी काम कर रहा है या जो भी कुछ अच्छा कर रहा है, उसको सराहना देने की ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और खासकर जब अपने घर में, अपने शहर में, अपने राज्य में सम्मान अपने ही लोगों के द्वारा सम्मान मिलता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, सही दिशा में हम जा रहे हैं। वो वैलिडेशन जरूरी होता है। वो वैलिडेशन समय समय पे बिल्कुल जरूरी होता है। जब आपका लो टाइम आता है तो फिर वो जो फेज होता है, वो जो समय होता है, वो जो पल होता है, वो आपको लगता है कि नहीं, अभी आपका संघर्ष जारी है और अभी आप और अच्छा कर सकते हैं। लोगों की अपेक्षाएं आपसे हैं, एक अपेक्षा भी होती है लोगों की, वो सम्मान एक जिम्मेदारी भी होती है कि अभी आपको और आगे बढ़ना है इस पथ पर। तो मैं बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि कुमार रजत जी को हिंदी सेवी सम्मान और महादेवी वर्मा सम्मान मिला है। आपको उसके लिए खूब सारी बधाई। और जैसा कि मैंने कहा कि वो घड़े वाला गुलाब जामुन हो या इस तरीके का ही कोई सम्मान क्यों ना हो, वो सही में आपको फिर से मोटिवेट करता है। एक और आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं और जो ऐसे लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं पत्रकारिता में अपना कुछ बना लेने की, उन्हें क्या आप एक मैसेज देना चाहेंगे, या वो जो लिख रहे हैं, जो बेसिकली रचना कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला संदेश तो है कि आप ओरिजिनल रहिए, खूब पढ़िए और लिखने से डरिए नहीं। आप अगर सच लिखते हैं, सही लिखते हैं, देखिए कलम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सरस्वती, अगर आपको सरस्वती माता का आशीर्वाद मिला है, अगर आपके पास ये शक्ति है कि अपने शब्दों से आप किसी को प्रभावित कर सकते हैं, तो फिर उस शब्द का इस्तेमाल किसी ब्रह्मास्त्र की तरह करना चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए, चाहे वो बोलते वक्त हो या लिखते वक्त हो, क्योंकि आपका लिखा बहुत लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो एक तो पहले खूब पढ़िए। अगर आप पढ़िएगा तो आपके अंदर फीलिंग्स जगेंगी, आपके अंदर शब्द आएंगे। और लिखने समय इस जिम्मेदारी का एहसास रखिए कि अगर मैं पत्रकार हूँ, अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, तो वो सच हो, सही हो। क्योंकि आज ज़माना जो है फेक न्यूज़ का है, जो और ये जो वायरल होने की भूख है, वायरल होने के लिए आप कुछ ना कीजिए, क्योंकि अगर आपका समय जब आएगा तो आपकी सही चीज़ें ही सराही जाएंगी और वो चीज़ें ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं। तो लिखने वालों के लिए मेरा तो यही सजेशन होगा। हाँ, बिल्कुल। और कुमार रजत जी, आपने सुबह सवेरे का इतना इम्पोर्टेंट वक्त हमें दिया, हमारे दर्शकों को दिया। छठ महापर्व पे आपने इतनी अच्छी कविता सुनाई, पलायन पर आपने इतनी अच्छी कविता सुनाई, शायरी सुनाई हमारे दर्शकों को। हमारे दर्शकों की सुबह आपने एक्चुअली बड़ी अच्छी कर दी और सब घर बैठे बड़े खुश भी होंगे। तो कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आपके साथ बात करके बहुत सहजता से बात हुई। और छठ के समय मुझे भी अच्छा लगा कि छठ की कविता इतने बड़े वर्ग तक, इतने बड़े दर्शकों तक पहुंचे। इसके लिए दूरदर्शन का भी आभार। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगली सुबह बिहार बिहान लेकर हम फिर से आने वाले हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।